कहानी की शुरुआत होती है एक अमेरिकन फुटबॉल मैच से। भीड़ में जोश है, मैदान पर खेल चल रहा है और वीआईपी स्टैंड में बैठा है एक शख्स, निक्की, अपनी गर्लफ्रेंड जैस के साथ। मैच पूरे जोरों पर है, लेकिन निक्की का ध्यान खेल पर नहीं बल्कि भीड़ पर है। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर जाती है जो अपनी सीट से उठकर बाहर जाने लगती है। उसे देखकर निक्की के दिमाग में एक शरारती ख्याल आता है। वो मुस्कुराते हुए जैस से कहता है, चलो एक छोटा सा दांव लगाते हैं, देखते हैं कितने लोग उस लड़की को पलट कर देखते हैं। उनके पास बैठा एक आदमी ली युआन भी बोल पड़ता है, मुझे भी शामिल करो, मैं भी ये गेम खेलूंगा। सब लोग मजाक मजाक में $10 का दांव लगाते हैं और गिनती शुरू करते हैं। जैसे ही लड़की स्टैंड से निकलती है, गिनती पूरी होती है। 7 लोगों ने उसे पलट कर देखा था। जैस का अनुमान सबसे करीब निकलता है और वो दांव जीत जाती है। ली युआन बिना किसी झिझक के उसे पैसे दे देता है और फिर कहता है, चलो अगला राउंड खेलते हैं। इस बार दांव होता है। अगला फाउल कौन करेगा? जैस मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे खेल के नियम नहीं पता, मैं बाहर हूं। लेकिन निक्की झट से बोलता है, मैं खेलूंगा, और $1000 का दांव लगा देता है। सीटी बजती है, रेफरी फाउल का इशारा करता है और वही टीम फाउल करती है जिस पर निक्की ने दांव लगाया था। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। निक्की बस हल्की सी मुस्कान के साथ पीछे झुक जाता है। जैस उत्सुक होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता था कि वही टीम फाउल करेगी? निक्की मुस्कुराकर कहता है, हर चीज एक पैटर्न में होती है जैस, बस देखना आना चाहिए। वो जीतता है और पैसे अपनी जेब में रख लेता है। लेकिन हारने के बाद भी ली युआन और ज्यादा जोश में आ जाता है और कहता है, चलो इस बार $5000 का दांव लगाते हैं। अब सवाल यह है, अगला खिलाड़ी बॉल पास करेगा या खुद भागेगा? निक्की थोड़ी देर के लिए झिझकता है मगर आखिरकार मान जाता है। ली युआन का अनुमान होता है कि खिलाड़ी भागेगा, जबकि निक्की कहता है कि वो पास करेगा। सीटी बजते ही खिलाड़ी असल में बॉल लेकर दौड़ पड़ता है। इसका मतलब निक्की $5000 हार गया। निक्की गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, हार गए, अब बस करें, चलो जस्ट कॉफी पीने चलते हैं। वो उठने ही वाला होता है कि ली युआन फिर बोल पड़ता है, अरे भाई, तुम वीआईपी लाउंज में बैठे हो, पैसे की कोई कमी नहीं, फिर $5000 के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? चलो इस बार $10,000 का दांव लगाते हैं। थोड़ी नोकझोंक के बाद निक्की मान जाता है। अब दांव ये है, क्या अगला पास सही होगा या नहीं? निक्की कॉन्फिडेंटली कहता है, हां, पास बिल्कुल सही जाएगा। लेकिन तभी दूसरी टीम पास को इंटरसेप्ट कर लेती है। अब तक निक्की कुल $15,000 हार चुका होता है। वो पैसे निकालते हुए थोड़ा परेशान नजर आता है। चेहरे पर हल्की बेचैनी और आंखों में एक नया प्लान झलकता है। वो कुछ पल सोचता है और फिर कहता है, चलो इस बार $50,000 का दांव लगाते हैं। जैस ये सुनकर दंग रह जाती है, लेकिन निक्की के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। इस वक्त किस्मत भी उसका साथ नहीं देती और वो अगला दांव भी हार जाता है। अब उसे और $50,000 देने पड़ते हैं। जेस घबरा जाती है और तुरंत कहती है, बस करो निक्की, अब बहुत हो गया। लेकिन निक्की पर अब गुस्सा और अहंकार पूरी तरह हावी हो चुका होता है। बिना ज्यादा सोचे समझे वो कहता है, अगला दांव $1,00,000 का होगा। ली युआन हंसते हुए उसे चढ़ाता है, क्या तुम्हारे पास सच में इतने पैसे हैं भी? निक्की कुछ नहीं कहता, बस कैश का पूरा बंडल मेज पर फेंक देता है। ये देखकर ली युआन भी जोश में आ जाता है। इस बार निक्की दांव लगाता है कि अगला पास इंटरसेप्ट होगा और पूरा नहीं होगा। लेकिन किस्मत फिर पलट जाती है। पास बिल्कुल सही तरीके से हो जाता है। अब तक निक्की पूरे $1,00,000 हार चुका होता है। वो समझ नहीं पा रहा कि इस मुसीबत से कैसे निकले। जेस भी उसकी हरकतों से सदमे में है, क्योंकि अब खेल बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। निक्की गहरी सांस लेकर कहता है, मेरे पास अब सिर्फ $1 मिलियन बचे हैं। चलो इसे भी दांव पर लगाते हैं, देखते हैं इस बार किसकी किस्मत चमकती है। और अब आखिरी फैसला कार्ड्स के खेल से होने वाला है। लगातार जीतते जीतते अब ली युआन जोश में पागल हो चुका था। वो अब निक्की को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई चलता फिरता एटीएम मशीन हो। ली युआन ने अपना कार्ड उठाया। वो था 5 ऑफ क्लब्स 5। अब बस निक्की को इससे बड़ा कार्ड निकालना था। उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। निक्की ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कार्ड उठाया और पलट दिया, लेकिन वो निकला 3 ऑफ हार्ट्स 3। ये देखकर जेस की तो कुर्सी से गिरने की नौबत आ गई। जब निक्की ने खेल शुरू किया था तब वो सिर्फ $10 की शर्त लगाना चाहता था, लेकिन अब तक वो $1 मिलियन से ज्यादा हार चुका था। इतनी शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो चुपचाप जेस का हाथ पकड़कर उठ खड़ा हुआ और वहां से निकलने लगा।
उसके चेहरे पर गहरा दुख साफ झलक रहा था। लेकिन तभी ली युआन ने उसे फिर चढ़ाना शुरू कर दिया। देखा, यही होता है जब कोई मास्टर से पंगा लेता है। यह सुनकर निक्की रुक गया। वो मुड़ा और बोला, चलो अब एक आखिरी दांव लगाते हैं, $2 मिलियन का। इस बार उसका अंदाज पहले से बिल्कुल अलग था। उसने कहा, ली युआन, तुम टेलीस्कोप से किसी भी रैंडम प्लेयर को चुन लो। अगर मैं उसका जर्सी नंबर सही बता दूं तो जीत मेरी होगी। ली युआन थोड़ा हैरान हो गया। उसने कहा, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। उसे लगा कि निक्की खुद ही अपनी हार की तैयारी कर रहा है। धीरे धीरे उसे शक होने लगा कि शायद निक्की कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा। अपना शक दूर करने के लिए निक्की ने कहा, ठीक है, इस बार मैं नहीं बताऊंगा, जेस बताएगी। यह सुनकर जेस ने गुस्से से निक्की की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। उसने कहा, इतने सारे लोगों में से मैं सही जर्सी नंबर कैसे बता सकती हूं? इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। लेकिन ली युआन के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया और वहां थोड़ी सी झड़प हो गई। जेस ने खुद को संभाला तो निक्की ने शांति से कहा, बस मैदान में चारों तरफ देखो और जो नंबर दिल से अपना लगे वही बोल दो। अब ली युआन ने दूरबीन उठाई और एक रैंडम प्लेयर चुन लिया। फिर जेस ने भी दूरबीन ली और पूरे ग्राउंड को स्कैन करने लगी। हर तरफ जर्सी नंबर ही दिख रहे थे। कैसे पता चले कि सही कौन सा है? तभी उसकी नजर एक पहचाने हुए चेहरे पर पड़ी और उसे याद आया कि निक्की ने क्या कहा था, वही नंबर चुनो जो तुम्हें अपना लगे। वो चेहरा था उनका दोस्त फरहाद, जिसने पहनी हुई थी जर्सी नंबर 55 की टी शर्ट। तभी जेस को सब समझ आ गया। यह सब निक्की की प्लानिंग का हिस्सा था। जेस ने कहा, नंबर 55, और सबकी हैरानी के बीच वही सही जवाब निकला। ली युआन एकदम सन्न रह गया। जेस खुद भी सोच में पड़ गई कि निक्की को कैसे पता चला कि ली युआन वही नंबर चुनेगा। लेकिन उस पल यह सब मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो दोनों जीत चुके थे। दोनों को $1 मिलियन का मुनाफा हुआ और उन्होंने अपनी सारी हारी हुई रकम वापस पा ली। दोनों कैश से भरे 2 बड़े बैग्स लेकर स्टेडियम से बाहर निकल गए। कार में बैठते ही निक्की ने जेस को सब बताया। यह सब पहले से प्लान किया गया गेम था। वो लोग काफी समय से ली युआन पर नजर रख रहे थे। ली युआन अपने बदनाम जुए की आदतों के लिए हाई सोसाइटी में जाना जाता था। वो किसी भी शर्त पर कूद पड़ता था, चाहे जितनी बड़ी हो। निक्की की टीम ने पूरा सेटअप पहले से तैयार किया हुआ था। जैसे ही ली युआन अपने होटल से बाहर निकला, उन लोगों ने उसके दिमाग में 50 का बीज बो दिया। सिक्योरिटी गार्ड की बैज पिन पर नंबर 55 लिखा था। रास्ते में लगे साइन बोर्ड्स पर भी वही नंबर बार बार दिख रहा था। सिर्फ दिखाया ही नहीं गया, उसे सुनाया भी गया। स्टेडियम आते वक्त उसकी कार में जो गाना बज रहा था, उसमें 55 नंबर बार बार दोहराया जा रहा था, कुल 124 बार। वो नंबर उसके दिमाग में घर कर गया था और इसी वजह से निक्की ने खेल जीत लिया। उसे फरहाद की एक फोटो भी दिखाई गई थी, जिससे उसके दिमाग में उस चेहरे और नंबर 55 की एक विजुअल याद बन गई थी। तो जब ली युआन ने दूरबीन से मैदान की तरफ देखा तो उसका दिमाग अपने आप नंबर 55 की तरफ झुक गया। और उसी वक्त जेस ने फरहाद को देखकर कहा, 55। जेस को पहले से कुछ भी नहीं बताया गया था ताकि उसके रिएक्शन पूरी तरह नेचुरल लगें और किसी को उस पर शक भी ना हो। सब कुछ सुनने के बाद जेस निक्की से पूरी तरह प्रभावित हो गई। इसके बाद कहानी कुछ दिन पहले की ओर लौटती है। कुछ दिन पहले निक्की एक कमरे में बिस्तर पर लेटा था। उसके पास जेस बैठी थी और सामने एक आदमी उसके सिर पर बंदूक ताने खड़ा था। जेस वही लड़की थी जिससे निक्की की हाल ही में मुलाकात हुई थी। स्पष्ट था कि किसी ने निक्की को फंसा लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वो बड़े शांत लहजे में बोला, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, अगर गोली चलानी है तो चला दो। बंदूक वाला आदमी निक्की की शांति और आत्मविश्वास देखकर समझ गया कि यह आदमी बहुत चालाक है, शायद उनसे भी ज्यादा, और उसका यह अंदाजा बिल्कुल सही था। निक्की एक मास्टर कॉन आर्टिस्ट था, जो छोटे मोटे चोरी और ठगी के काम बहुत ही निपुणता से करता था। जेस ने चालाकी से निक्की को उस कमरे में बुलाया था, लेकिन निक्की ने उसी पल उसमें एक नेचुरल टैलेंट देख लिया। उस वक्त जेस कुछ भी समझ नहीं पाई। जब बंदूक वाला आदमी चला गया तो निक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अंदर एक गिफ्ट है। अगर तुम इस लोगों को बेवकूफ बनाने की काबिलियत को निखार लो तो जिंदगी बहुत आराम से गुजार सकती हो। फिर निक्की बोला, यह हमारा पारिवारिक बिजनेस है। मेरे पापा, उनके पापा सब ठग थे। हमारे खून में ही धोखा देना बसा है। हर चाल, हर मूव हमारे लिए एक खेल है। बिना वक्त गंवाए जेस ने कुछ पैसे निकाले और बोली, मुझे तुमसे सीखना है। निक्की ने हामी भर दी,
लेकिन जब वो कमरे से निकलने लगा तो उसने जेस की एक अंगूठी चुपके से उड़ा ली और जेस को पता तक नहीं चला। जब तक उसे एहसास हुआ, उसकी घड़ी भी गायब थी और जब उसने घड़ी अपने बैग में रखी, निक्की ने उसका वॉलेट भी निकाल लिया था। इन सब करतबों के बाद निक्की मुस्कुराते हुए बोला, हाथ की सफाई, सही टाइमिंग और थोड़ा स्टाइल, बस यही चाहिए इस काम में। फिर निक्की ने उसे अलविदा कहा और वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद जेस को निक्की फिर से मिला, न्यू ऑर्लियंस में, जहां वो अपनी नई टीम बना रहा था। उनकी वो मुलाकात दरअसल एक टेस्ट थी। निक्की ये देखना चाहता था कि क्या जेस उसकी टीम में शामिल होने के लायक है या नहीं। जब जेस ने हामी भरी तो निक्की ने उसे अपनी टीम के एक मेंबर के साथ एक मेले में भेज दिया। यह था जेस का पहला प्रैक्टिकल असाइनमेंट। वो हाथ में एक नक्शा लेकर लोगों से रास्ता पूछने लगी। लोगों का ध्यान भटकाते हुए उसका पार्टनर एक टूरिस्ट का कैमरा लेंस चुपके से चुरा लेता है। फिर टीम का दूसरा मेंबर जानबूझकर एक आदमी से टकराता है और उसी वक्त जेस उसका वॉलेट निकाल लेती है। अब जेस को अपनी चोरी की स्टाइल में कॉन्फिडेंस आने लगा था। एक और औरत के बैग से उसने चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हुए वॉलेट निकाला। सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। निक्की ये सब कुछ एक बिल्डिंग की छत से देख रहा था। उसने अपनी टीम को कहा, अब उसे अकेला छोड़ दो। अब बारी थी जेस की सोलो फ्लाइट की। जेस एक के बाद एक महंगे सामान चुराने लगी और हर चोरी के साथ निक्की का उसके लिए इज्जत और भरोसा बढ़ने लगा। अब निक्की ने उसे एक बड़ा असाइनमेंट दिया, एक हाई टेक स्कैम। इस बार स्पेशल लेंस की मदद से वो दूसरे प्लेयर्स के कार्ड देख सकते थे और आसानी से गेम जीत सकते थे। उनके पास क्रेडिट कार्ड चोरी करने का एक पूरा सिस्टम भी था। चुराया गया कार्ड टीम के एक मेंबर को गुपचुप भेज दिया जाता, जहां एक खास डिवाइस से उसका डेटा कॉपी कर लिया जाता और फिर वो कार्ड मालिक की जेब में वापस रख दिया जाता। जब तक किसी को शक होता, उनका पूरा अकाउंट खाली हो चुका होता। एक और स्कैम था, फेक एटीएम मशीन। जब भी कोई पैसे निकालता, वो मशीन उनका पिन गुपचुप स्टोर कर लेती। फिर फरहाद रात को मशीन हटा देता और सारा डेटा चुरा लेता। सारे चुराए गए कार्ड्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता। उनसे महंगे लग्जरी आइटम्स खरीदे जाते और आखिर में उनका डेटा ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता। एक दिन जेस ने एक खूबसूरत नेकलेस देखा और पहन लिया, लेकिन निक्की ने तुरंत कहा, उसे उतार दो। उसने सख्ती से समझाया, यहां कुछ भी पर्सनल रखने की इजाजत नहीं है, सब बेचा जाएगा। जेस के लिए यह सब पहली बार था। इतने बड़े लेवल का फ्रॉड, चोरी के माल के पहाड़ के बीच खड़ी होना, वो एहसास ही कुछ और था। अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके में घूम रहे थे। उनका टास्क था एक एक्टिंग करना। अचानक फरहाद जमीन पर गिर पड़ा और जेस चिल्लाने लगी, कृपया कोई मदद कीजिए, प्लीज हेल्प अस। वो एक डिस्ट्रैक्शन था, जिसका फायदा उठाकर बाकी टीम ने आसपास के अमीर लोगों की जेब साफ कर दी। जैसे ही काम खत्म हुआ, पूरी टीम एक एम्बुलेंस में छिपकर भाग निकली। पूरा प्लान इतना परफेक्ट था कि किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। उस रात सबने मिलकर जमकर सेलिब्रेट किया। निक्की ने सबकी तारीफ की, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते में उन्होंने $1.2 मिलियन कमा लिए थे। अगले दिन सभी टीम मेंबर्स अपनी अपनी राह पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए गए और निक्की ने सबको भरोसा दिलाया कि कुछ ही दिनों में उनका पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन पुराने मेंबर्स जानते थे कि निक्की का अब भी एक आखिरी मिशन बाकी है। अगली सुबह निक्की जेस को स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में ले गया। वहां उसने उसके सामने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन किया, कैसे वो कुछ ही मिनटों में लाखों डॉलर जीत सकते हैं। अब तक जेस निक्की के प्यार में पड़ चुकी थी। उसे लगा कि वो सच में निक्की की गर्लफ्रेंड है और इसलिए निक्की उसे ये सब दिखा रहा है। लेकिन हकीकत ये थी कि निक्की ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए टीम में शामिल किया था। सब खत्म होने के बाद निक्की ने उसे $80,000 कैश दिए और आखिरी बार कहा, गुड बाय जेस। जेस ने उसे आंखों में आंसू लिए देखा। उसका दिल टूट चुका था, क्योंकि वो निक्की से सच्चा प्यार करने लगी थी। साथ ही उसे यह भी लगा कि $80,000 बहुत कम है, क्योंकि निक्की ने अभी अभी $1 मिलियन कमाए थे। लेकिन निक्की की दुनिया में भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। अब जेस ने उसकी असलियत देख ली थी। करीब 3 साल बाद एक रेस कार एक सर्विस स्टेशन पर आकर रुकती है और वहीं से निक्की की वापसी होती है। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर साफ दिख रहा था कि अब उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं। लंच के दौरान
उसकी मुलाकात होती है जॉर्ज से, जो एक रेस कार टीम का मालिक था। जॉर्ज की रिसर्च टीम ने एक नया एल्गोरिदम बनाया था, EXR, लेकिन वो उसे और बेहतर बनाना चाहता था ताकि उसकी जीत की संभावना बढ़ जाए। इसलिए उसने निक्की को काम पर रखा। प्लान सीधा था, निक्की को उनका चीफ इंजीनियर बनकर दिखाना था। फिर जॉर्ज और निक्की के बीच एक झगड़ा दिखाया जाएगा ताकि बाकी टीमें उनके जाल में फंस जाएं। इसके बाद निक्की को EXR सिस्टम का नकली वर्जन राइवल टीम को बेचना था, जबकि जॉर्ज की टीम असली सिस्टम से रेस जीत जाएगी। इस डील के तहत निक्की को 1 मिलियन यूरो मिलने वाले थे और जो पैसा वो नकली सिस्टम बेचकर कमाएगा वो भी उसका होगा। निक्की को यह काम बिल्कुल मजाक जैसा लगा। वो सोच रहा था ऐसा स्कैम तो वो सोते सोते कर लेगा, लेकिन जॉर्ज का बटलर उस पर जरा भी भरोसा नहीं करता था। उसने साफ कहा, अगर तुमने कोई भी चाल चली तो मैं सीधा तुम्हारे सीने में गोली मार दूंगा। शाम को निक्की ने एक टक्सीडो पहना और पार्टी में पहुंच गया। प्लान के मुताबिक उसे और जॉर्ज को लोगों के सामने झगड़ा करना था, लेकिन सारा प्लान उस वक्त बिखर गया जब जेस सीढ़ियों से नीचे उतरी। लाल ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो सीधे जॉर्ज के पास गई और उसे गले लगा लिया। वो सीधे जाकर जॉर्ज को गले लगा लेती है। ये देखकर निक्की की आंखों में गुस्सा भर जाता है। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। वो 3 साल से जेस को नहीं देखा था और अब वो किसी और के साथ थी, वो भी उसी शख्स के साथ जिसने निक्की को नौकरी पर रखा था। जेस शांति से निक्की के पास आती है और कहती है कि अब वो ठगी के काम में नहीं है और जो कुछ 3 साल पहले हुआ था अब उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो ये भी बताती है कि जॉर्ज को उनके पुराने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता और बेहतर होगा कि ऐसा ही रहे। ये सुनकर निक्की का गुस्सा फूट पड़ता है। वो एक गिलास वोडका उठाता है और एक ही सांस में पी जाता है। पहले तो उसने नाटक करने की योजना बनाई थी कि वो गुस्से में है, लेकिन अब उसका गुस्सा असली था। जॉर्ज के साथ उसकी लड़ाई अब दिखावा नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी थी। उन दोनों की बहस ने प्रतिद्वंदी रेसिंग टीम का ध्यान खींच लिया, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। थोड़ी ही देर में सिक्योरिटी आई और निक्की को पार्टी से बाहर फेंक दिया गया, लेकिन अब निक्की के हाथ में प्रतिद्वंदी टीम के मालिक का विजिटिंग कार्ड था। अगली सुबह निक्की की मुलाकात मैक्लेरन टीम के मालिक से होती है। वो सीधा कहता है, मैं तुम्हें EXR सिस्टम बेचना चाहता हूं, इसकी कीमत है 3 मिलियन यूरो। टीम के मालिक के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मोल भाव करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने तुरंत ट्रैक पर सिस्टम को टेस्ट किया और नतीजे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। निक्की ने वादा किया कि पूरा सॉफ्टवेयर 48 घंटे में डिलीवर कर दिया जाएगा। इसी बीच जेस की सड़क पर फरहाद से मुलाकात होती है। फरहाद को निक्की ने ही भेजा था। वो जेस से कहता है कि 3 साल पहले निक्की के पास उसे छोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो ये भी बताता है कि निक्की आज भी उससे प्यार करता है। फिर वो जेस को एक डिब्बा देता है जिसमें वही नेकलेस था जो जेस को एक बार बहुत पसंद आया था। वो असली था या नकली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जेस का दिल उसे देखकर पिघल जाता है। वो फरहाद से कहती है कि वो अब निक्की पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। वो अब भी निक्की के लिए कुछ महसूस कर रही थी। खैर, डील के दिन निक्की वहां पहुंचता है और मैक्लेरन टीम के मालिक को सॉफ्टवेयर सौंप देता है। बदले में एक ताकतवर आदमी उसे 3 मिलियन यूरो से भरा सूटकेस देता है। लेकिन निक्की की फितरत ऐसी थी कि वो कभी बिना जोखिम के काम नहीं करता था। उसने चोरी छिपे वही सॉफ्टवेयर हर रेसिंग टीम को बेच दिया था। हर हैंडशेक के साथ उसके पास और यूरो आते गए। जो भी उससे हाथ मिलाता उसे लाखों यूरो देने पड़ते। और जब तक रेस शुरू हुई, किसी को यह अंदाजा नहीं था कि हर टीम को एक ही XR सिस्टम बेचा जा चुका है। उस रात निक्की भागने के बजाय जेस को मैसेज करता है, अगर वो समय पर आ जाए तो दोनों साथ में भाग सकते हैं। निक्की इंतजार करता रहता है, लेकिन कोई नहीं आता। जब वो उम्मीद छोड़कर जाने ही वाला होता है, तभी जेस वहां पहुंचती है। लेकिन अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी समय वो ताकतवर आदमी आ जाता है जिसने मैक्लेरन टीम की तरफ से निक्की को 3 मिलियन यूरो दिए थे। असल में वो जॉर्ज का आदमी था। उसे सच्चाई पता चल गई थी कि निक्की ने नकली नहीं बल्कि असली सॉफ्टवेयर बेच दिया था। उसे 1 मिलियन यूरो की परवाह नहीं थी। उसने अपना पूरा रेसिंग सूट पहना और जानबूझकर निक्की की कार से टकरा गया। भयानक एक्सीडेंट के बाद निक्की और जेस दोनों पकड़े गए। उन्हें बांध दिया गया और उनके सामने वो सारा चुराया हुआ पैसा रख दिया गया। जॉर्ज गुस्से से पागल हो गया था। उसने उस सॉफ्टवेयर को बनाने में 40 मिलियन यूरो खर्च किए थे और अब सब कुछ बर्बाद हो गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे अब तक समझ नहीं आया था कि निक्की ने असली सॉफ्टवेयर चुराया कैसे। जब निक्की कुछ नहीं बोलता तो जॉर्ज गुस्से में जेस की नाक बंद कर देता है ताकि वो सांस न ले सके। ये देखकर निक्की टूट जाता है। वो सब सच बता देता है।
कैसे उसने जेस के पुराने प्यार को फिर से जगाकर उसे अपने जाल में फंसाया। वो बताता है कि उसने जेस को वही नेकलेस दिया था जो उसे पहले पसंद था, लेकिन इस बार उसके अंदर एक खास चिप लगी थी। जैसे ही जॉर्ज ने सॉफ्टवेयर खोला, उस चिप ने उसका पासवर्ड चुरा लिया और डेटा कॉपी कर लिया। ये सुनकर जेस का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं, लेकिन जॉर्ज और उसके आदमी जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें निक्की की कहानी सुनकर मजा तो आया, लेकिन उन्होंने एक शब्द पर भी यकीन नहीं किया। जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा, जेस कभी मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। मुझे पता था कि वो सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे साथ है। जेस ने भी सच कबूल लिया। वो बताती है कि वो जॉर्ज से सिर्फ इसलिए प्यार का नाटक कर रही थी क्योंकि उसे उसकी महंगी घड़ियों की कलेक्शन चुरानी थी। ये सुनकर निक्की हैरान रह गया। मतलब जेस ने जॉर्ज से झूठा प्यार इसलिए दिखाया ताकि निक्की को जलाया जा सके। अब दोनों पकड़े जा चुके थे। जॉर्ज ने अपने बटलर की तरफ देखा और पूछा, ये बताओ निक्की ने आखिर सॉफ्टवेयर चुराया कैसे? लेकिन जैसे ही निक्की बोलने के लिए मुंह खोलता है, बटलर अचानक गोली चला देता है। गोली सीधे निक्की के सीने में लगती है। जॉर्ज का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो डर के मारे कहता है, पैसे तो मैं फिर से कमा लूंगा, लेकिन अगर मर्डर के केस में फंसा तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। घबराकर जॉर्ज वहां से भाग जाता है और बटलर को वहीं छोड़ देता है। जेस जोर जोर से रो रही होती है, लेकिन तभी बटलर शांत स्वर में कहता है, घबराओ मत, मैं निक्की का आदमी हूं। असल में वो बटलर निक्की का पिता सामान था। उसने गोली बहुत सावधानी से चलाई थी, सीधे दिल पर नहीं, उसके पास से। फिर उसने जख्म को टेप से बंद किया, सुई से खून निकाला और निक्की की छाती में हवा का दबाव बराबर किया। अचानक निक्की की आंखें खुल जाती हैं। वो जिंदा था। प्लान पागलपन भरा था, लेकिन काम कर गया। उनके पीछे पैसों का पहाड़ पड़ा था। तीनों वहां से निकल गए। असल में निक्की एक अनाथ था और वही आदमी उसे पालकर बड़ा किया था। वही उसे ठगी के सारे दांव सिखाने वाला था। उनका एक ही नियम था, कभी भी दिल से मत खेलो। लेकिन अब निक्की सच में जेस से प्यार करने लगा था। बटलर दोनों को सड़क किनारे छोड़ देता है और सारा पैसा अपने साथ ले जाता है। निक्की खाली हाथ रह जाता है, लेकिन अस्पताल जाते वक्त उसे जेस के हाथ में कुछ चमकता दिखता है। वो थी जॉर्ज की 2 लाख यूरो वाली घड़ी। निक्की उसकी तरफ देखता है, जेस उसकी तरफ मुस्कुराती है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। ऐसे ही दिमाग और चालाकी से ये दोनों दुनिया में कहीं भी रह लें, कभी भूखे नहीं मरेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।